हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश ऑनर्स हब। आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं डीएससी 7 रोमांटिक लिटरेचर की पोएम कुबला खान, जिसको लिखा है सैमुअल टेलर कॉलरिज ने। आइए सबसे पहले पोएट के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। सैमुअल टेलर कॉलरिज, इसको एसटी कॉलरिज भी कहा जाता है, ये बॉर्न हुए थे 21 अक्टूबर 1772 में और इनकी डेथ हुई थी 25 जुलाई 1834 में। ये एक इंग्लिश पोएट है, लिटरेरी क्रिटिक है, फिलोसोफर है, थियोलॉजियन है, जिन्होंने अपने फ्रेंड विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ रोमांटिक मूवमेंट की शुरुआत की थी इंग्लैंड के अंदर। और ये एक लिरिक पोएट्स में से भी एक है। ये बहुत ही अच्छे रोमांटिक पोएट हैं। कुबला खान इन्होंने लिखी थी, कंप्लीट की थी 1797 में, लेकिन ये पब्लिश हुई थी 1816 में। कुबला खान को अ विजन इन अ ड्रीम या फिर अ फ्रेगमेंट नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके अंदर पोएट जब ये लिख रहे थे तो उससे एक रात पहले उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब लग रही थी। तो उनको नींद नहीं आ रही थी बिल्कुल भी, तो उन्होंने ओपियम लिया था और वो उस टाइम पे कुबला खान के बारे में पढ़ रहे थे। कुबला खान एक मंगोल एम्परर है, जिन्होंने रूल किया था ओवर एंशियंट चाइनीज युआन डायनेस्टी। और उनके बारे में पढ़ते पढ़ते वो सो गए वहीं पे। तो सोते हुए उन्होंने ड्रीम देखा कुबला खान का, और जैसे ही वो उठे तो उन्होंने सोचा कि वो अपने ड्रीम को पोइट्री के फॉर्म में लिखेंगे। लेकिन लिखते हुए उनको बीच में किसी ने इंटरप्ट कर दिया, जिसकी वजह से उनकी पोयम उनके मुताबिक इनकम्प्लीट रह गई, कंप्लीट नहीं हो पाई। इसीलिए वो इसको टाइटल देते हैं अ विजन इन अ ड्रीम या फिर अ फ्रेगमेंट। एसटी कॉलरिज के कुछ फेमस वर्क्स हैं, जैसे कि द राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर, कुबला खान, क्रिस्टेबल एक्सेट्रा। तो आइए अब शुरू करते हैं हमारी कुबला खान की पोएम। और अ विजन इन अ ड्रीम, अ फ्रेगमेंट इन ज़नांडू did Kubla Khan a stately pleasure dome decree, where else the sacred river ran through caverns measureless to man, down to a sunless sea। तो ज़नांडू नाम की जगह पे कुबला खान जो है वो एक डोम बनाने का ऑर्डर देते हैं उनके प्लेजर के लिए। इस जगह पे एक रिवर, एक सेक्रेड रिवर एल्फ नाम की बहती है। और ये जो रिवर है सेक्रेड रिवर एल्फ, ये छोटे छोटे कैवर्न से बहते, कैवर्न यानी कि गुफाएं छोटी छोटी, इतनी मतलब इतनी ज्यादा गहरी थी कि कोई भी मैन उसको नाप नहीं सकता था। और ये बहते बहते सनलेस सी तक पहुंच जाती थी, मतलब एक ऐसे सी तक जाके पहुंच जाती थी जहां पे बिल्कुल भी सन की रोशनी नहीं आती थी। सो ट्वाइस 5 miles of fertile ground with walls and towers were girdled round। तो जब कुबला खान ने ये ऑर्डर दिया कि एक डोम बनाया जाए, तो ट्वाइस 5 माइल मतलब कि 10 माइल फर्टाइल ग्राउंड जो था उसको घेर दिया गया वॉल्स और टावर्स के साथ। And there were gardens bright with sinuous rills where blossomed many an incense-bearing tree। और यहाँ पे बहुत सारे गार्डन्स थे जो कि काफी ब्राइट थे, यहाँ पे सन की रोशनी पड़ती थी और छोटे छोटे स्ट्रीम्स यहाँ पे बहा करती थी। और यहाँ पे कुछ ऐसे ट्रीज थे जहाँ पे बहुत ज्यादा खुशबूदार फूल उगा करते थे। एंड हेयर वर फॉरेस्ट एंशियंट एज द हिल्स, और यहाँ पे कुछ फॉरेस्ट थे जो कि बहुत पुराने थे। अनफोल्डिंग सनी स्पॉट्स ऑफ ग्रीनरी, मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा ग्रीनरी थी, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। ये था ज़नांडू नाम की जगह, यहाँ पे वो डोम बनाना चाहते थे। यहाँ पे रिवर फ्लो कर रही है, बहुत ज्यादा यहाँ पे पेड़ हैं, पौधे हैं, ग्रीनरी है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुल वहाँ का सीन होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। But oh, that deep romantic chasm which slanted down the green hill athwart a sudden cover। तो ये जो हमने ऊपर एल्फ रिवर पढ़ी थी, वो स्लांटली बहती जाती थी ग्रीन हिल्स के ऊपर से और ये पहुंच जाती थी सिडेन के ट्रीज तक। और इनको तब उस टाइम पे देखने का जो नज़ारा था वो बहुत ही एक रोमांटिक चार्म क्रिएट करता था।
A savage place as holy and enchanted as ever beneath a waning moon was haunted by women wailing for her demon lover. तो ये प्लेस इतनी ज़्यादा सेवेज थी, इतनी ज़्यादा होली थी, इतनी बढ़िया ब्यूटीफुल थी। तो एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता था कि जैसे लगता था कि एक विमेन आएगी अभी और वो अपने डेमन लवर के लिए, जो उसका जो लवर है जो कि अच्छा नहीं है, उसके लिए रोएगी इस मून के नीचे, इस वेनिंग मून के नीचे। तो इस प्लेस को देख के काफी होली सेक्रेट जैसी फीलिंग आ रही थी और हॉन्टेड फीलिंग भी आ रही थी। And from this chasm with ceaseless turmoil seething, as if this earth in fast quick pants were breathing. तो ये जो रिवर थी वो पहाड़ से बहते जा रही थी गोल गोल डायरेक्शन में, और ऐसा लग रहा था जैसे अर्थ जो है वो फास्टली, बहुत ज्यादा फास्ट ब्रीथ कर रही हो, सांसें ले रही हो, क्योंकि इतनी ज्यादा वाइब्रेशन हो रही थी इस रिवर के बहने की वजह से। A mighty fountain momentary was forced, amid whose shift half intermittent burst. फिर अचानक से अर्थ के नीचे से एक फाउंटेन निकल गया जो कि जुड़ा हुआ था उस एल्फ रिवर से। तो जब ये फाउंटेन निकला तो इसकी वजह से हाफ, मतलब जो ग्राउंड था वो डिस्ट्रॉय हो गया, जिसकी वजह से जो पत्थर के टुकड़े थे वो हवा में उड़ने लगे। ह्यूज फ्रेगमेंट्स वेल्टेड लाइक बाउंडिंग हेल। तो ऐसा लग रहा था जब वो पत्थर उड़ रहे थे हवा में, जैसे कि ओले गिर रहे हो ऊपर से। और चैफी ग्रेन बीनीथ द थ्रेशर्स फ्लेल, मतलब कि ये जो पत्थर के टुकड़े थे वो एक ऐसे ग्रेन की तरह लग रहे थे जो कि अभी अभी जिसको हार्वेस्ट किया गया हो। एंड मिड दीज डांसिंग रॉक्स एट वंस एंड एवर इट फ्लंग अप मोमेंटरी द सीक्रेट रिवर। तो सिर्फ ये हवा में सिर्फ ये डांसिंग रॉक्स ही नहीं थे, ये छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े ही नहीं थे, बल्कि इनके साथ साथ जो एल्फ रिवर का जो पानी था, उनकी जो बूंदें थी वो भी हवा में उड़ रही थी। 5 miles meandering with a mazy motion through wood and dale the sacred river ran। तो 5 माइल्स तक ये बहुत ही स्लोली स्लोली जा रही थी रिवर, वुड से मतलब फॉरेस्ट से, और डेल यानी कि फील्ड से। देन रीच द कैवर्न्स मेजरलेस टू मैन, फिर ये गुफाओं में पहुंचती थी, कैवर्न्स में पहुंचती थी जिसको मैन नाप नहीं सकता। एंड सैंक इन ट्यूमुलो टू अ लाइफलेस ओशन, उसके बाद ये बहते बहते ओशन तक पहुंच जाती थी। एंड मिड दिस टमट कुबला हर्ड फ्रॉम फार एंसेस्ट्रल वॉइसेस प्रोफेसिंग वॉर। तो ये जितनी भी सारी चीजें चल रही हैं, इन सबके बीच कुबला खान को एक आवाज सुनाई देती है अपने एंसेस्टर्स की, जो कि प्रोफेसाइज कर रहे हैं कि वॉर आने वाली है, तो तुम वॉर की तैयारी जो है वो शुरू कर दो। तो इस पैराग्राफ में हमने यही पढ़ा कि जो कुबला खान की ये जो जगह है जनानडू, ये काफी ब्यूटीफुल है। यहाँ से एक फाउंटेन बहता है जो कि अर्थ से ऐसे निकलता है जैसे, और इसके आसपास की जो रॉक्स है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं और हवा में इधर उधर बिखर जाती है, साथ ही जो उसका जो पानी होता है वो भी इधर उधर चले जाता है। और एक एल्फ रिवर जो है वो बहते हुए ओशन तक जाती है थ्रू कैवेंट्स और वुड से निकलते हुए, और फिर कुबला खान को अपने एंसेस्टर्स की आवाज सुनाई देती है कि वॉर होने वाली है, तो उसकी तैयारी में तुम लग जाओ। अब आगे की लाइंस देखते हैं। द शैडो ऑफ द डोम ऑफ प्लेजर फ्लोटेड मिडवे ऑन द वेव्स। तो जो उन्होंने डोम बनाया था उसकी जो परछाई थी वो इस नदी पे पड़ी हुई थी, इन वेव्स पे दिखाई दे रही थी। वेयर वॉज हर्ड द मिंगल्ड मेजर फ्रॉम द फाउंटेन एंड द केव्स। और यहाँ पे बैठ के काफी मिक्स साउंड सुनाई देती थी, उस फाउंटेन की साउंड सुनाई देती थी और गुफाओं की साउंड सुनाई देती थी। It was a miracle of rare device, a sunny pleasure dome with the caves of eyes। ये जगह बहुत ज्यादा मिराकल थी क्योंकि एक तो इतना सुंदर सीन, ऊपर से इतनी अच्छी अच्छी जो आवाजें आ रही थी वो इस जगह को और ब्यूटीफुल बना दे रही थी। और ये जो प्लेजर डोम है कुबला खान का, ये तो सनी था, इस पे सन पड़ती थी, सन की रोशनी पड़ती थी, लेकिन ये जो केव्स थे, ये जो गुफाएं थी, इतनी ज्यादा डीप थी, इतनी ज्यादा अंदर थी कि यहाँ पे बर्फ जमी हुई थी अंदर में, केव्स के अंदर। A damsel with a dulcimer in a vision once I saw
It was an Abyssinian maid, and on her dulcimer she played singing of Mount Ebora. तो फिर आगे पोएट बताते हैं कि उन्होंने एक बारी एक विजन देखा था एक वुमेन का। डेमेसल मतलब एक वुमेन का जिसके हाथ में डल्सिमर था। डल्सिमर ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है बजाने का। वो एक एबेसियन मेड थी, मतलब कि वो इथियोपिया से बिलोंग करती थी और उसके पास ये डल्सिमर था और वो इसको प्ले करती थी और गाना गाती थी माउंट एबोरा का। माउंट एबोरा एक माउंटेन है इथियोपिया का। तो इस स्ट्रेंजर के अंदर वो चार्म्स बता रहे हैं इस प्लेजर पैलेस का। ये जगह काफी रोमांटिक और ब्यूटीफुल पैलेस है उनका। और पोएट बताते हैं यहाँ पे कि उनको यहाँ पे फाउंटेन की भी आवाज सुनाई देती थी और केव्स की भी आवाज सुनाई देती थी। और ये बहुत ही अच्छा पैलेस बनाया हुआ था जो कि एक सनी तो था ऊपर से, लेकिन इसके जो केव्स थे वो अंदर से आइस के बने हुए थे। तो ये कॉम्बिनेशन था समर और विंटर पैलेस का। जो ऊपर की बिल्डिंग थी वो हमेशा वार्म रहती थी क्योंकि ये ओपन रहती थी सन के लिए, सन की तरफ। बट अंदर का जो था वो आइस जमी हुई थी उसके अंदर, जो कि कभी मेल्ट नहीं होती थी। फिर नेक्स्ट लाइन में कॉलेरिज इंट्रोड्यूस करवाते हैं एक ब्यूटीफुल गर्ल जो कि एबेसियन वुमेन है और ये एक गाना गाती है माउंट एबोरा का। अब नेक्स्ट लाइंस पढ़ते हैं। कुड आई रिवाइव विद इन मी हर सिम्फोनी एंड सॉन्ग, कि अगर मैं दोबारा से रिवाइव कर सकता उसी सॉन्ग को और जो साउंड उसके इंस्ट्रूमेंट से प्रोड्यूस हो रही थी उसको, टू सच अ डीप डिलाइट टूवर्ड विन मी दैट विद म्यूजिक लाउड एंड लॉन्ग, तो मुझे बहुत ज़्यादा डिलाइट मिलता, बहुत ज़्यादा खुशी मिलती। तो मैं उस म्यूजिक की मदद से जो कि बहुत ही लाउड और लॉन्ग है, बहुत लंबा चलता, आई वुड बिल्ड दैट डोम इन एयर, तो मैं वही डोम जो कि कुबला खान ड्रीम करता है बनाने का, मैं भी वो डोम एयर में बना लेता। दैट सनी डोम, दोज केव्स ऑफ आइस, जो कि एक सनी डोम था और जिसके केव्स आइस के थे। एंड ऑल हु हर्ड शुड सी देम देयर, तो जो लोग भी उस इथियोपियन वुमेन का गाना सुनते वो उस महल को, उस डोम को आसमान में देखते। एंड ऑल शुड क्राई बी वेयर हिज फ्लैशिंग आईज हिज फ्लोटिंग हेयर, और सब लोग मुझे देख के बोलते बी वेयर, क्योंकि ये कोई आम इंसान नहीं हो सकता जिसकी इतनी फ्लैशिंग आईज है, इतने हवा में इसके बाल उड़ रहे हैं। मतलब सब लोग उसको देख के काफी हैरान हो जाएंगे। Weave a circle round him thrice, and close your eyes with holy dread, for he on honey dew hath fed, and drunk the milk of paradise. तो लोग पोएट को देख के कहेंगे कि इसकी तरफ एक सर्क इसके अराउंड एक सर्कल बनाओ 3 बार थ्राइस, एंड अपनी आंखें बंद कर लो डर से, क्योंकि ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, इसने हनी ड्यू पी लिया है जो कि भगवान का खाना माना जाता है, और मिल्क ऑफ पैराडाइज पी लिया है इसने। तो ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं रहा है, ये काफी एक अलग टाइप का इंसान बन गया है, तो इसीलिए इसकी तरफ मत देखो और इसके चारों ओर एक सर्कल ड्रॉ करो 3 बार और अपनी आंखें बंद कर लो। तो इन लाइंस के अंदर पोएट यही कहना चाहते हैं कि उन्होंने एबेसियन गर्ल देखी जो कि एक सॉन्ग गा रही है माउंट एबोरा का, और वो सॉन्ग उनको इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि वो अगर कह रहे हैं कि अगर मुझे ये सॉन्ग याद आ जाए और मैं इसको, इसकी जो बीट्स थी वो याद आ जाए, तो वो भी एक ऐसा ही डोम बनाएंगे जैसे कुबला खान ने बनाया था एयर के अंदर, वो बनाएंगे। और जो जितने भी रीडर्स हैं, अगर वो उन्होंने इस पैलेस को देख लिया, इस पैलेस की ब्यूटी को देख लिया, तो वो पोएट को यही कहेंगे कि इसकी तरफ मत देखो, ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं हो सकता, क्योंकि पोएट ने जो है अब हनी हैथ और जो कि भगवान का खाना माना जाता है वो उन्होंने खा लिया है। तो इसकी वजह से वो अब एक अलग इंसान बन चुके हैं। इसीलिए जो रीडर्स हैं उनके आसपास नहीं आएंगे और उनके आसपास एक सर्कल बनाएंगे और अपनी आंखें बंद कर लेंगे ताकि उनके चार्म का इफेक्ट उन पे ना आए। तो अब हम थीम्स पढ़ते हैं। पहली थीम है इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी। क्योंकि कॉलरिज भी एक रोमांटिक पोएट है तो वो अपनी पावर ऑफ इमेजिनेशन का बहुत इस्तेमाल करते हैं।
और इस पोएम के अंदर वो इमेजिन कर रहे हैं पैलेस ऑफ ज़ेनांडू, जो कि ये भी उनकी एक इमेजिनेशन ही है, क्योंकि ऐसा रियलिटी में ऐसा कोई पैलेस हो नहीं सकता है जो कि ऊपर से जैसे सनी हो और अंदर से उसमें आइस हो। सो नेक्स्ट थीम है ड्रीम्स एंड रियलिटी। कॉलरिज जो थे वो ज़ेनांडू के बारे में पढ़ते पढ़ते सो गए थे और उनके ड्रीम में ये सब चीजें आई थी। उन्होंने इस पूरे को लिख दिया था अपने रियलिटी के अंदर। उन्होंने अपने ड्रीम को रियलिटी के अंदर लिख दिया था एक पोएम की फॉर्म में, लेकिन उनको किसी ने इंटरप्ट कर दिया था बीच में, जिसकी वजह से वो अपनी लाइंस को पूरा नहीं कर सके। नेक्स्ट थीम है द इम्पैक्ट ऑफ नेचर। रोमांटिक्स के लिए पोइट्री जो है एक वकील की तरह काम करती है, अपने नेचुरल वर्ल्ड की ब्यूटी को डिस्क्राइब करने के लिए, उसके प्लीजिंग ग्रीनरी को डिस्क्राइब करने के लिए। कुबला खान के अंदर काफी सारे हिस्टोरिकल ग्राउंड हमने देखे, बट हेवनली ये फोकस करती है नेचर के ऊपर। कॉलरिज ने अपनी पोएम शुरू की थी, पहले उन्होंने ज़ेनांडू का नेचुरल एनवायरनमेंट बताया था, कितनी ग्रीनरी है यहाँ पे। कॉलरिज के लिए नेचर सिर्फ स्काईज एंड क्लाउड्स ही नहीं है, बल्कि एक बेनिवोलेंट फोर्स है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फोर्स है। और ये रीडर्स को दिखाता है कि नेचर का एक काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है रियल वर्ल्ड पे भी और इमेजिनेटिव वर्ल्ड पे भी। तो यहीं पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है। आई होप आपको सब समझ आया हो। ये नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे बिल्कुल फ्री, तो उसे देखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।